प्रतीक, ये क्या बात हुई? कल तुम्हें माँ को लेने के लिए आना था तो तुम क्यों नहीं आए? मैं जानती हूँ तुम जानबूझकर नहीं आए। तुम्हें पता है ना, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं। मुझे भी अपने परिवार के साथ घूमने जाना है। तुम अपनी बीवी बच्चों को लेकर बड़े मजे से ससुराल हो आए और मेरा क्या? जाने समय तुमने क्या कहा था? दीदी, इस महीने माँ को आप रख लीजिए, अगले महीने मैं रख लूंगा। बाई, इस तरह तो नहीं चलेगा। इंतजार में बैठी प्रतिभा अपने भाई प्रतीक से कह रही थी। प्रतीक बोला, अरे दीदी, 2 दिन पहले ही वहां से लौटा हूँ। पूरा घर गंदा था। गरिमा से अकेले सब कुछ तो हो नहीं पाता, तो मैं उसकी मदद करवा रहा था। फिर मैं भी बहुत थक गया। मैंने सोचा एक दिन आराम कर लेता हूँ, फिर माँ को ले आऊंगा। ठीक है, आपने इस महीने एक दिन माँ को ज्यादा रख लिया तो अगले महीने एक दिन मैं ज्यादा रख लूंगा। इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? प्रतिभा बोली, बीवी की तुम्हें बड़ी चिंता है, पर माँ बहन की कोई चिंता नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना। आज के आज आकर तुम माँ को ले जाओ ताकि मैं कल निकल सकूं। अगर तुम नहीं लेगे तो माँ के अगले महीने का पेंशन भी मैं ही रख लूंगी। फिर मत रोना, मेरे अकेले की माँ नहीं है, तुम्हारी भी है। इतना कहकर प्रतिभा ने गुस्से में फोन रख दिया। दूसरे कमरे में बैठी प्रतिभा की माँ बिमला जी अपनी फूटी किस्मत को रो रही थी। बेचारी पति के मृत्यु के बाद अपने बच्चों को कभी कोई कमी नहीं होने दी। पूरे जीवन दुनिया के बच्चों को शिक्षा देती रही, पर अपने बच्चों के संस्कार में ना जाने कहाँ चूक हो गई। जो बच्चे बस माँ को हर महीने उसके पेंशन पाने के लिए अपने पास रखते थे और बदले में उनकी कितनी सेवा करते थे, ये तो उनका ही मन जानता था। कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला। माँ, आप अपना सामान बांध लीजिए, प्रतीक शाम तक आएगा और आपको अपने साथ ले जाएगा। आप सामान समेटकर हॉल में रख दीजिएगा ताकि मैं नौकरों से बोलकर इस कमरे की भी साफ सफाई करवा दूंगी। अब 1 महीने कमरा बंद रहेगा तो कहीं बदबू ना आने लगे। बिमला जी बोली, बेटा तुम तो 2 हफ्ते बाद लौट आओगी तो मुझे यहीं रहने दो। यहाँ की रसोई का मुझे सब पता है, मैं खुद के लिए बनाकर खा लूंगी और तुम्हारे आने से पहले सारी साफ सफाई भी करवा दूंगी। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। प्रतिभा बोली, नहीं माँ, इस महीने आपको प्रतीक के साथ रहना है। याद है ना आपको, आपने रिटायरमेंट के बाद जब क्वार्टर खाली करने समय हमने यही तो तय किया था। अब आप बार बार ये सब बोलकर मेरा मूड मत खराब कीजिए। वैसे भी मेरी पैकिंग नहीं हुई है। बिमला जी बोली, बेटा मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि बार बार यहाँ वहाँ लेके बैंगन की तरह मुझे मत भेजो। कभी कभी तो लगता है मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। 2 बच्चे 2 घर हैं, फिर भी स्थायी रूप से मेरा ही ठिकाना नहीं है। प्रतिभा चुपचाप मुंह बनाकर वहां से चली गई। शाम में प्रतीक माँ को ले जाने आया और बोला, दीदी माँ का पासबुक बैग में है ना? प्रतिभा बोली, हाँ हाँ बैग में ही है, और याद रखना अगले महीने एक दिन बाद वापस यहाँ पहुँचाना। प्रतीक बोला, चलो माँ, बैंक होते हुए चलेंगे। पेंशन के पैसे भी निकालने हैं और फिर आपकी दवाई भी तो लानी है। बेचारी बिमला जी सोच रही थी कि आखिर उनकी बीपी की दवाई में कितने ही पैसे लगते हैं। पेंशन से 30-35 हजार बेटा रख लेता और बदले में माँ के हाथ में बस दवाई रख देता। सच कहते हैं लोग, जो माँ बच्चों को पढ़ाकर काबिल बनाती है, वही बच्चे बुढ़ापे में माँ को इस तरह ठग कर सोचते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है। घोर कलयुग है। प्रतीक माँ को पहले बैंक ले गया, फिर वहाँ उनसे मीठी मीठी बातें की, सबके सामने ये जताया कि वो माँ का कितना ख्याल रखता है। फिर पेंशन के पैसे लेकर माँ के हाथों में सबके सामने दे दिया और बड़े प्यार से माँ का हाथ पकड़कर वापस घर ले आया। बिमला जी बेटे के घर पहुंची। बच्चे दादी को देखकर खुश थे, पर बहू के शरीर पर मानो पानी पड़ गया। गरिमा प्रतीक से बोली, ले आए? अरे मैं तो कहती हूँ लेने दो अपनी बहन को हर महीने का पैसा और रखने दो। अब जब तक ये रहेंगी ना तो हम कहीं जा सकते हैं, ना ही अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। कुछ परमानेंट इलाज क्यों नहीं करते? प्रतीक बोला, जरा धीरे बोलो, माँ सुन लेगी। माँ पर 1000-2000 खर्च होता होगा
और जब बैठे बैठे 35,000 मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। आज के समय में माँ जितना पेंशन उठाती है उतनी तो लोगों की तनख्वाह होती है। फिर प्रतीक माँ से बोला, लो माँ पैसे दे दो, गरिमा संभाल कर रख देगी, फिर जब जब आपको ज़रूरत होगी आप मांग लेना। बिमला जी बोली, बेटा तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे हैं जो कभी मेरे किसी सामान को हाथ नहीं लगाते, तो मेरे पैसे मेरे बैग में भी रह सकते हैं। गरिमा जट से बोली, माँ जी बच्चे तो मेरे अच्छे हैं क्योंकि उन्हें अच्छे संस्कार मैंने दिए हैं, पर नौकर चाकर की नीयत का कोई भरोसा नहीं। तो पैसे मुझे दे दीजिए तो मैं आपके लिए चाय और नाश्ता लाती हूँ। बिमला जी ने चुपचाप पैसे निकालकर उसके हाथ में रख दिए। फिर क्या था, 1-2 दिन बेटा बहू सब खाने के लिए पूछे, उसके बाद उनके कमरे में कोई झांकने तक नहीं आता था। सबके खाने के बाद नौकर 2 रोटी बची सब्जी में से थोड़ा सा अपने लिए रखता, थोड़ा बिमला जी को दे देता और बिमला जी बिना कुछ कहे चुपचाप खा लेती थी। करीब 10-15 दिन बाद गरिमा फ्रिज खोलकर सारा सामान चेक कर रही थी। फ्रिज में खीर रखी हुई थी तो उसने नौकर से कहा कि खीर खराब हो जाएगी, आज मम्मी जी को रोटी के साथ यही दे दो। नौकर बोला, मेम साहब पर ये खीर 2-3 दिन पहले की है। गरिमा ने आंखें दिखाई तो वो चुप हो गया और रात के खाने में उनको वही खीर खाने में दे दिया। अगले ही दिन बिमला जी की तबीयत खराब हो गई, सर्दी खांसी के साथ बुखार भी चढ़ गया। दवाई की दुकान से कुछ दवाइयाँ लाकर प्रतीक ने बिमला जी को दे दी। बुखार तो उतर गया परंतु कमजोरी और खांसी जाने का नाम नहीं ले रही थी और रात होते ही उनकी खांसी बढ़ जाती थी, जिसकी आवाज़ से गरिमा की नींद पूरी नहीं हो पाती थी। गरिमा प्रतीक से बोली, अब बहुत हुआ, ये यहाँ नहीं रह सकती, अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई तो मुझे और मेरे बच्चों को भी हो जाएगी, तो कुछ करो इनका, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। अभी महीना पूरा होने में कुछ रोज बचे थे। प्रतीक ने प्रतिभा को फोन करके अपने घर की स्थिति बताई। प्रतिभा बोली, मैं भी हर महीने के झंझट से परेशान हो गई हूँ, इसका कोई तो उपाय करना होगा। प्रतीक बोला, दीदी अगर बात हम दोनों तक सीमित रहे तो एक बात कहूँ। वो उत्सुकता से बोली, हाँ हाँ बोलो। प्रतीक ने कहा, क्यों ना माँ को इनकी उम्र के लोगों के पास पहुँचा दें। फिर प्रतीक ने अपनी पूरी योजना बताई और बिमला जी को वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी करने लगा। एक रोज प्रतीक ने बिमला जी से 6 ब्लैंक चेक बुक पर साइन करवाया और बोला, माँ बार बार आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा, पेंशन के पैसे मैं या दीदी निकाल लेंगे। कल आपको कहीं लिए चलते हैं, वहाँ आपके जैसी बहुत सारी महिलाएं मिलेंगी, देखना वहाँ आपका दिल लगा रहेगा। बिमला जी जानती थी कि कुछ भी सवाल करेगी तो उन्हें चुप करा दिया जाएगा, इसीलिए उन्होंने चुपचाप हाँ कर दी, क्योंकि वर्षों बाद बेटा उन्हें कहीं ले जाने की बात कर रहा है। बोली माँ बेटे के मंसूबे को समझ ना सकी और बेटा उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आया, ये कहकर कि हर महीने मैं और दीदी आपसे यहाँ मिलने आते रहेंगे और पर्व त्योहार में आपको घर ले चलेंगे। वो कुछ सोचकर चुप हो गई, क्योंकि घर पर परिवार होते हुए भी वो वहाँ अकेली ही होती थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा बेटा इसीलिए तुमने 6 महीने के पेंशन के कागज पर मुझसे दस्तखत करवाए। अच्छा ही किया, बस थोड़े बहुत पैसे मुझे भी दे देना ताकि मुझे यहाँ किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। प्रतीक ने कुछ पैसे दिए और वहाँ से चलता बना। 6 महीने बाद, दीदी क्या आप नहीं चलोगी माँ से मिलने के लिए? प्रतीक प्रतिभा से बोला। वो बोली, बस 5 मिनट में बस स्टैंड पर पहुँच जाऊंगी, तुम गाड़ी लेकर वहीं आ जाओ तो वहीं से चलेंगे। आधे पौने घंटे बाद दोनों भाई बहन बिमला जी के पास पहुँचे। बेंच पर बैठी बिमला जी दोनों बच्चों का मुंह निहार रही थी और दोनों बच्चे उनसे हाल चाल ले रहे थे। प्रतिभा बोली, क्या बात है माँ, यहाँ खाना पीना ठीक से नहीं मिलता है क्या? आप कमजोर लग रही हैं। वो अपने कांपते हाथों से बेटी के सिर पर हाथ रखकर बोली, नहीं नहीं बेटा, सारी व्यवस्था अच्छी है। तभी प्रतीक बोला, नहीं नहीं माँ, लगता है आप जरूर कुछ छुपा रही हैं, हमें बताइए, हम मैनेजर से कंप्लेन करते हैं। बिमला जी प्यार से बेटे के बालों को ठीक करते हुए बोली, बेटा
तुम दोनों ने मेरे बुढ़ापे की इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ा रुककर बिमला जी बोली, बेटा क्या तुम मेरा पासबुक लाए हो? प्रतीक खुश होकर बोला, हाँ 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 माँ ये लो। बिमला जी बोली, एक बात कहूँ, बस पूछना मत कि मैं क्या करूँगी, पर मुझे 30-35 हजार की जरूरत है। 30-35 हजार रुपए? प्रतिभा और प्रतीक ने संयुक्त स्वर में एक दूसरे को देखते हुए कहा। बिमला जी बेटे के हाथ से पासबुक लेकर बोली, ठीक है, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मैं यहाँ के मैनेजर को अपना पासबुक दे देती हूँ। वो हर महीने मेरे पैसे निकाल कर मुझे दे देगा। दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया और अपने अपने पर्स से 15-15 हजार निकलाकर माँ को दे दिए। तभी बगल से गुजर रहे मैनेजर बाबू को बिमला जी पैसे देते हुए बोली, मैनेजर बाबू ये लीजिए पैसे और बड़े वाले कमरे में पंखा और कूलर की व्यवस्था करवाइए, और हाँ एक फ्रिज भी मंगवा लीजिए, ठंडे पानी की व्यवस्था हो जाएगी। अगले महीने अगर फिर से पैसे मिल गए तो एक अच्छे से कमरे में एसी भी लगवा दीजिएगा। मैनेजर बाबू बोले, पर बिमला जी कूलर और एसी की क्या जरूरत है? आप तो पंखा भी बंद करके सोती हैं। फिर ये सब किसके लिए? बिमला जी मुस्कुराकर बोली, मैनेजर बाबू मेरा तो कट गया, पर कल को अगर मेरे ये दोनों बच्चे यहाँ आकर रहेंगे तो उन्हें बड़ी दिक्कत होगी। ये भीषण गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि उन्हें सुख सुविधा की आदत है। जैसे मुझे यहाँ पहुँचाकर मेरे बच्चे माँ के बुढ़ापे का इंतजाम किया, तो माँ अपने फर्ज से पीछे कैसे हट सकती है? पैसे देकर बिमला जी उठकर वहाँ से चली गई तो दोनों बच्चे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। दोनों को आश्चर्य अवश्य हुआ, परंतु उनके चेहरे पर अवसाद या पश्चाताप की एक लकीर तक नहीं थी, क्योंकि यही उनके आने वाले भविष्य का चलचित्र होगा, ये तो तय था। बिमला जी अपना पासबुक लेकर अंदर चली गई। पीछे से बेटा बेटी मैनेजर को बोला, गलती से माँ पासबुक भी लेकर चली गई है। मैनेजर बाबू बोले, वो गलती से आपका कुछ नहीं ले गई, जो उनका था वो वही ले गई, और उन्होंने कहा है कि आइंदा से आप दोनों यहाँ मत आइएगा, जब भविष्य आपको यहाँ छोड़ जाएगा तभी आइएगा। कई बार बच्चे ये भूल जाते हैं, जो अपने माता पिता को दे रहे हैं कल वही उनके बच्चे लौटाएंगे। तो क्या अंधकार वाला भविष्य वो खुद अपने हाथों लिख रहे हैं? बिमला जी ने जिस अनोखे अंदाज में अपना फर्ज निभाया, उस पर आपकी क्या राय है? अपने विचार कमेंट द्वारा हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।